नमस्कार। देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। इस प्रोग्राम में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों से, जिनका विश्लेषण अगले आधे घंटे के दौरान हम करने वाले हैं। सबसे पहले विश्लेषण करेंगे वोटर लिस्ट रिवीजन पर विपक्ष को सुप्रीम जो झटका लगा है उसके क्या मायने हैं वो हम आपको समझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर बिहार में क्यों गरमाई सियासत ये भी समझाएंगे। बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर क्यों गूंजा भूरा बाल साफ करो का नारा, और साथ ही साथ चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम नीतीश का ट्रिपल अटैक कहां कहां हुआ ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर की चर्चित खबरों को समझाने वाला बुलेटिन। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के एसआईआर को जारी रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक संस्थान के काम पर रोक नहीं लगेगी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा और साथ ही 28 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख भी दे दी गई है। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं फिर खबर समझाएंगे। बिहार में जारी एसआईआर पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगेगी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। वहीं आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी को सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेज मानने की अर्जी पर कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को विचार करने का सुझाव दिया है। मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे। ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं हो। वोटर लिस्ट रिवीजन पर अदालत में करीब 3 घंटे सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वोटर लिस्ट रिवीजन नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है। वोटर की नागरिकता जांची जा रही है, ये कानून के खिलाफ है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन में नागरिकता के मुद्दे में क्यों पड़ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करना बड़ी कसौटी होगी। यह गृह मंत्रालय का काम है। हालांकि कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि मतदाता सत्यापन का काम बिहार में जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई तय की है। इस बीच निर्वाचन आयोग से अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा गया है, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट अपना अगला आदेश सुनाएगा। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब ये समझते हैं कि कोर्ट रूम में आखिर आज क्या क्या हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया का कोई कानूनी आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि जो 2003 की सूची में है वो तो माता पिता के दस्तावेजों से बच सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 की सूची इसलिए मान्य है क्योंकि ये कंप्यूटरीकरण के बाद पहली बार हुआ था। कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास आंकड़े और तर्क दोनों हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने यह दलील दी कि आम नागरिकों को कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया का कानून के तहत कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि संविधान के तहत हो रहा है, इसे आप गैर कानूनी नहीं कह सकते हैं। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि निर्वाचन आयोग को यह कहा कि दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल करने पर विचार करें। इस पर निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर चुनाव आयोग विचार करेगा, ऐसी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आधार के साथ साथ वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल करने पर विचार करे। निर्वाचन आयोग के सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर विचार के बाद ही आयोग आगे का फैसला लेगा। निर्वाचन आयोग के लिए यह अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है। निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि बिहार में पहले से ही आधार की जानकारी वैकल्पिक तौर पर मांगी जा रही है और वोटर कार्ड का नंबर पहले से ही पुनरीक्षण फॉर्म में प्रिंटेड है। तो बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया
और ये राय दी कि निर्वाचन आयोग चाहे तो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल करने पर विचार कर सकता है। इस पर राजनीति जमकर हो रही है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर हाय तौबा मचा रही विपक्ष को सुप्रीम झटका लगा है। देश की शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि मतदाता गहन पुनरीक्षण जारी रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगने के बाद सियासत और सुलग गई है। सभी दल अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। माननीय संवैधानिक संस्था का, माननीय न्यायालय का हर निर्णय के साथ हम खड़ा हैं, सम्मान करेंगे। निश्चित तौर पर स्वागत योग्य फैसला है। माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है संविधान के दायरे में ही दिया है। जो भी तथ्य उन्होंने पेश किए उच्चतम न्यायालय ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि चुनावी प्रक्रिया पर किसी प्रकार के पुनरीक्षण में हम रोक नहीं लगाएंगे। हम सब प्रसन्न हैं इस बात से कि मतदाता सूची की पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, सही मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है और आने वाले दिनों में इस महागठबंधन में हमारी जीत की पूरी संभावनाएं बन चुकी है। थोड़ा टाइमलाइन की दिक्कत है, टाइमलाइन को लेकर के चिंता भी व्यक्त की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी, इसलिए 28 की फिर से सुनवाई की डेट है। तो ये चूंकि चल रही प्रक्रिया है तो इन चीजों पर भी नजर रखेंगे बिहार के लोग। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजर में अब सारी चीजें आ चुकी हैं तो वो भी रखें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगाई जा सकती। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम जारी रहेगा। निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर रही विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब ये समझते हैं कि एसआईआर पर विपक्ष को सुप्रीम झटका क्यों लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन जारी रखने को कहा है। चुनाव आयोग की ओर से बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर विपक्ष की रोक लगाने की मांग से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को करेगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को विपक्ष इलेक्शन कमीशन की मनमानी बता रहा है। तो समझिए कि चुनाव से पहले विपक्ष को क्यों लगा यह बड़ा झटका। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास हलफनामा दाखिल करने का पूरा समय है। सभी दलीलें 28 जुलाई से पहले पूरी करने के निर्देश जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं। विपक्ष बिहार में जारी इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। इंडिया गठबंधन की 9 पार्टियों ने वोटर लिस्ट के सत्यापन पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी, शरद पवार गुट, एसपी, शिवसेना, उद्धव गुट और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। समझिए विपक्ष का एसआईआर के खिलाफ तर्क क्या है। विपक्ष तर्क भी दे रहा है और वो तर्क क्या है वो अब समझिए। विपक्ष को ये एनआरसी की दिशा में उठाया गया कदम लग रहा है। विपक्ष को लगता है कि उनके वोटर के नाम काटने का षड्यंत्र आयोग कर रहा है। महज 25 दिन में 8 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन विपक्ष को असंभव लग रहा है। बुधवार को विपक्ष ने इस मुद्दे पर बिहार बंद भी बुलाया था, उसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। एसआईआर पर चुनाव आयोग का क्या तर्क है इसे भी समझा देते हैं। वोटर लिस्ट में सिर्फ वही नाम रहेंगे जो इसके योग्य होंगे। 2003 के बाद वोटर लिस्ट का बड़े पैमाने पर सत्यापन नहीं हुआ है, यह इलेक्शन कमीशन कह रहा है। देश के हर राज्य में घर घर जाकर सत्यापन कराया जाएगा ताकि गैर भारतीयों के नाम लिस्ट से हटाए जा सके। यानी एक तरफ से जो लिस्ट है उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को अब समझाते हैं आपको। बिहार में 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि जिन्हें हम शॉर्ट में बीएलओ कहते हैं, वोटर लिस्ट जांच कर रहे हैं। घर घर जाकर वोटर से प्रमाण पत्र की जानकारी ली जा रही है। 11 तरह के प्रमाण पत्र से कोई भी एक की जानकारी ली जा रही है। यानी कि 11 तरह के प्रमाण पत्र में से कोई एक प्रमाण पत्र अगर आप दे दीजिएगा तो फिर आप उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, आप वोटर कहलाएंगे। वोटर की जांच का मकसद अवैध या फर्जी वोटरों को लिस्ट से हटाना है। किसी की जो नागरिकता है या किसी का जो वोट करने का अधिकार है वो छीनना नहीं है। बढ़ते हैं आगे। बिहार की सियासत में एक बार फिर से भूरा बाल साफ करो का नारा गूंजा है। गयाजी के सिड़ पंचायत के पंचायत सरकार भवन निर्माण पर रोक लगाने के लिए अत्रि विधायक ग्रामीणों के साथ धरना देने पहुंचे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने मंच से
जी हां, मंच से ऐसा बयान दिया कि भूरा बाल साफ करो। इस बयान पर अब बवाल मच गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। गया जी की अतरी से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रणजीत यादव की सभा में एक विवादित नारा लगने से सियासी बवाल मच गया है। ये बयान इसलिए भी बवाली है क्योंकि इससे पहली बार नहीं दिया गया। करीब 30 साल पहले भी इसी तरह का नारा बिहार में जातीय हिंसा का कारण बना था। मंच पर एक शख्स ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का हवाला देते हुए भूरा बाल साफ करो का नारा दोहराया। शुरू में लालू यादव, हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। बयान देने वाला शख्स सोहर पंचायत की मुखिया का पति मुनरिक यादव बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद विधायक रंजीत यादव ने बयान से किनारा करते हुए कहा कि आरजेडी A to Z की पार्टी है। तो मैंने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है और हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z का संदेश दिए हैं। 1990 के दशक में भूरा बाल साफ करो, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला के खिलाफ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम को एकजुट करने की लालू प्रसाद यादव की रणनीति का एक अहम हिस्सा था, जिसने जातीय तनाव पैदा किया था और कई नरसंहार हुए। अब राष्ट्रीय जनता दल के मंच से फिर वही नारा दोहराया गया तो सियासत शुरू हो गई है। अरे भूरा बाल साफ करने वाले, उसके पहले आप लोग बिहार से साफ हो जाएंगे। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता आपको सबक सिखाने वाली है। नफरत भरी राजनीति अब बिहार में नहीं चलने वाली। कोई कुछ भी बोल देगा तो ऑफिशियल स्टैंड थोड़ी हो जाएगा पार्टी का। और जिस तरह की बात आप कर रहे हैं वो दौर खत्म हो गया। जब कोई कहे भूरा बाल साफ करो, ये दौर है भूरा बाल साफ करो, ओबीसी ईबीसी साफ करो, अल्पसंख्यक साफ करो, पूरा देश साफ करो। आरजेडी बार बार ये सफाई दे रहा है कि बयान देने वाला व्यक्ति का आरजेडी से कोई नाता नहीं, पर सवाल है कि अगर ये बात सच है तो वो आरजेडी के विधायक के साथ मंच क्यों साझा कर रहा था और उसने अपने बयान में लालू प्रसाद को अपना नेता बताते हुए ये बयान क्यों दिया। गया से संवाददाता एलएन लिली के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो नफरती नारे के मायने क्या है वो भी आपको समझाते हैं। गया जी के अतरी विधानसभा क्षेत्र में जातीय उन्माद का नारा गूंजा। भूरा बाल साफ करो का नारा एक बार फिर खुले मंच से गूंजने लगा। आरजेडी कार्यकर्ता और मुखिया फोटो देवी के पति मुनारिक यादव ने यह नारा दिया। मंच पर अतरी विधायक अजय उर्फ रंजीत यादव मौजूद थे। जहानाबाद सांसद सुरेंद्र यादव के प्रतिनिधि महेंद्र यादव भी मंच पर थे। मंच पर मौजूद जनप्रतिनिधि इस जहरीले बयान पर मुस्कुराते हुए नजर आए हैं। जी हां, मुस्कुराते हुए। हालांकि आरजेडी विधायक ने बयान से किनारा कर लिया। रंजीत यादव ने कहा है कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। रंजीत यादव जो कि विधायक हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तो समझिए भूरा बाल साफ करो का नारा क्यों चर्चाओं में आया है। मुनारिक यादव ने कहा है कि 1990 में, गौर से सुनिएगा इस बात को, मुनारिक यादव ने कहा है कि 1990 में लालू यादव ने कहा भूरा बाल साफ करो 1990 में। वैसी ही परिस्थिति अब फिर बन रही है। मुनारिक यादव ने यह बात कही है लालू प्रसाद यादव को रेफरेंस में रखकर। भूरा बाल का मतलब जाति विशेष से है। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ समुदाय से जुड़ा हुआ यह नारा जो मुनारिक यादव है वो रेफरेंस दे रहा है लालू प्रसाद यादव का। कहा जाता है कि भूरा बाल साफ करो का नारा लालू प्रसाद यादव ने 90 के दौर में दिया था। इसके बाद से बिहार में जातीय नरसंहारों का सिलसिला शुरू हुआ था। हालांकि आरजेडी इस नारे से पल्ला झाड़ता रहा है। लालू जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, यह आरजेडी हमेशा हर मंच से कहता रहा है। बिहार में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीआईडी ने डीएसपी अभय कुमार यादव पर एसवीयू ने नकेल कसा है, तो दूसरी कार्रवाई कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के 3 ठिकानों पर की गई। अधिकारियों के ठिकानों पर रेड की खबर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं।
बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। गुरुवार को स्पेशल विजिलेंस यूनिट और आर्थिक अपराध इकाई ने 2 बड़े अफसरों के खिलाफ एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई। पहली कार्रवाई सीआईडी के डीएसपी अभय कुमार यादव के खिलाफ हुई। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने पटना और खगड़िया स्थित उनके ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली 2 एजेंसियों ने 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट के डीएसपी अभय कुमार यादव के पटना और खगड़िया के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है आय से अधिक संपत्ति मामले में, और दूसरी बड़ी कार्रवाई चल रही है शिक्षा विभाग के कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के खिलाफ। डीएसपी स्तर के अधिकारी खुद इस कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई की ओर से की गई। ये कार्रवाई कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के खिलाफ की गई है। प्रमोद कुमार के पटना, सहरसा और सीतामढ़ी स्थित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। सीआईडी के प्रोहिबिशन जो इकाई है उसी में ये पोस्टेड हैं और इनके ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी चल रही है। अभय कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया है। उसके बाद न्यायालय से सर्च वारंट मिला और आज सुबह से ही इनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। फुलवारीशरीफ और खगड़िया से अब तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, छापेमारी में जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम है उसने बहुत कुछ चीजें हासिल की है। सहरसा में कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के 3 ठिकानों पर रेड डाली गई। हालांकि कुछ कागजात बरामद किए गए, लेकिन इसके अलावा कुछ भी बरामदगी की बात सामने नहीं आई। कार्रवाई में आर्थिक अपराध इकाई के 2 डीएसपी और 3 इंस्पेक्टर शामिल हैं। प्रमोद कुमार एक इंजीनियर हैं, उनके विरुद्ध में ईओयू में केस दर्ज हुआ है। डीए का केसेस है आय से संपत्ति का। इस सिलसिले में हम लोग यहाँ रेड करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे आदर्श कुमार हैं डॉक्टर साहब, उनके मकान में किराए पे ये रहते हैं। इनके घर की तलाशी माननीय न्यायालय के आदेश पर लिया गया है। कितने सहरसा में कितने जगह पे हो रही है? सहरसा में 3 जगह पे हो रही है। कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के सीतामढ़ी आवास पर भी ईओयू की छापेमारी हुई। सीतामढ़ी के अलावे बिहार के पटना और सहरसा में भी कार्यपालक अभियंता के 3 ठिकानों पर रेड डाली गई। भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सीआईडी के डीएसपी और कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर रेड डालकर प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है कि काली कमाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ सहरसा से अनुभव और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। अब ये समझते हैं कि चुनाव से पहले भ्रष्टाचार पर एक्शन कहां लिया जा रहा है। सीएम नीतीश ने करप्शन के खिलाफ ट्रिपल अटैक किया गया है। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की जद में कौन कौन आया है यह भी जान लीजिए। सीआईडी में तैनात डीएसपी अभय कुमार यादव के खिलाफ एक्शन लिया गया है। शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास के इंजीनियर प्रमोद कुमार पर कार्रवाई की गई है। साथ ही किशनगंज के दौसा में तैनात अमीन निरंजन कुमार के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। डीएसपी अभय कुमार यादव के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। इंजीनियर प्रमोद कुमार के पास से 3 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति मिली और अमीन निरंजन कुमार को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। कौन कौन सी टीम कार्रवाई कर रही है यह भी आपको बता देते हैं। तो आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की टीम पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि एसवीयू ने भी शिकंजा कस रखा है। इसके अलावा निगरानी ब्यूरो की टीम ने अमीन को दबोचा है। किस पर क्या क्या मामला है यह भी आपको समझाते हैं। डीएसपी अभय कुमार यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला है। डीएसपी अभय यादव के पटना वाले ठिकाने पर छापेमारी की गई और खगड़िया में भी डीएसपी अभय कुमार यादव के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इंजीनियर प्रमोद कुमार के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकंजा कसा गया। एक साथ पटना, सहरसा और सीतामढ़ी में कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इंजीनियर प्रमोद कुमार के खिलाफ भी आय से अधिक अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप लगा है। इंजीनियर प्रमोद कुमार के पास आय से अधिक करीब 310% संपत्ति मिली है। 3 करोड़ 25 लाख की संपत्ति का ब्यौरा जांच टीम को छापेमारी में मिला है। साथ ही रेड के दौरान 5,29,000 रुपए कैश जब्त किए गए। अमीन निरंजन कुमार पर जमीन के एक मामले में रिश्वत लेने का इल्जाम लगा है। निरंजन कुमार पर घूसखोरी का आरोप लगा है। अमीन निरंजन को निगरानी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। इसके साथ ही
1 लाख रुपए नगद जब्त भी किए गए। तो खबर तो समझिए मैं आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।